दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन, which factors considered by the Millennium Challenge Corporation, a US government aid agency, while providing grants to any country? 1. Good economic policies. 2. Potential for economic growth. And 3. Promote democratic values in a political sphere. Answer is A, 1 and 2 only. Good economic policies and potential for economic growth. न्यूज में क्यों है दोस्तों, देख लेते। देखो, नेपाल में काफी विरोध है, नो एमसीसी है ना, ये विरोध चल रहा है कि बे मिलेनियम चैलेंज कारपोरेशन नहीं चाहिए। नेपाल टेबल्स यूएस डील इन पार्लियामेंट अमिड प्रोटेस्ट, faced with the two difficult choices, either to leave the government or to support, to have a 500 million Millennium Challenge Corporation Nepal Compact approved Maoist Center and Unified Socialist Party से अपोजिशन वाले इन्होंने सपोर्ट कर दिया है ना। किस चीज के लिए है? तो इट्स फॉर द 300 किलोमीटर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन और एक रोड इंप्रूवमेंट के लिए। अब थोड़ा एमसीसी के बारे में जानते हैं। एमसीसी इज एस्टैब्लिश्ड इन 2004 बाय द यूएस गवर्नमेंट। इट्स अ इंडिपेंडेंट एजेंसी हैविंग नो कंसर्न फॉर स्टेट डिपार्टमेंट एंड द यूएस एडी। अब ये क्या करते हैं? ये ग्रांट प्रोवाइड करती है और उसका एक क्वालिफाइंग प्रोसेस बनाया है, एक टोटल 20 पैरामीटर्स के आधार पर, और 20 पैरामीटर्स के आधार पर जब ये कोई कंट्री खरी उतरती है तो ये अपना ग्रांट देती है। सेकंड क्वेश्चन, इन विच मंथ ऑफ द ईयर वाटर बर्ड सेंसस कंडक्टेड इन द इंडिया? जनवरी, मई, सितंबर, नवंबर। आंसर इज ए, जनवरी। फर्स्ट एवर बर्ड सेंसस इन तेलंगाना, तेलंगाना में अभी हो रहा है, पहली बार हो रहा है। इट्स अंडरटेकन बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, एनबीए जो है, एनबीए करवा रही इन कोलैबोरेशन विद द वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अभी हर साल जनवरी में बहुत सारे वॉलंटियर्स जो होते हैं across Asia and Australia visited wetlands in their country and count the water birds. ये जो होता है ये साइंस प्रोग्राम है। इट्स प्रोग्राम कॉल्ड एज आशियन वाटर बर्ड सेंसस। इट्स एक्चुअली इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ग्लोबल वाटर बर्ड मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस के तहत आता है, एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड बाय द वेटलैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ नेदरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड क्वेश्चन, Turkmenistan is A, people's democratic state, B, constitutional monarch, C, totalitarian state, D, presidential republic. Answer is D, presidential republic. दोस्तों न्यूज में इसलिए है, तुर्कमेनिस्तान जो है अभी वहां के ऑटोक्रेटिक लीडर, वहां के प्रेसिडेंट जो है गबांगुली बर्डिमुखामिडोव जो है, गबांगुली बर्डिमुखामिडोव, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि उनका एज हो गया है और उनके बाद उनका बेटा जो है सरदार बर्डिमुखामिडोव ये सक्सीड करेगा, ऐसा एक ऐलान कर दिया गया है। और इसलिए उन्होंने एक स्नैप पॉल जो है डिक्लेयर कर दिया। अब तुर्कमेनिस्तान यदि देखा जाए तो ये अर्सवाइल यूएसएसआर का पार्ट है, फोर्थ लार्जेस्ट गैस रिजर्व है दुनिया का। इसका जो 70% एरिया है इट्स कवर्ड बाय द ब्लैक सैंड डेजर्ट कॉल्ड एज अ काराकोम। ये देखो, ये काराकोम डेजर्ट आपको दिख रहा है ना, बहुत सारा एरिया कवर होता है इससे। अब ये तुर्कमेनिस्तान की पॉलिटी के बारे में यदि हम देखें तो वर्ल्ड मोस्ट रिप्रेसिव सिक्रेटिव स्टेट है। यहाँ पे क्या चल रहा है रोजमर्रा की इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी पता नहीं चलता। पॉलिटी के बारे में देखें तो बाइकैमरल पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट सिर्फ नाम का है ऐसा कहा जाता है। और प्रेसिडेंट जो है इट्स बोथ हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स with regard to the provisional accreditation for colleges PAC. 1. Colleges and universities that have completed at least 6 academic years.
6 academic years eligible to apply for a provisional accreditation. And 2, if any institution is given a grade D by National Assessment and Accreditation Council NAC, it means it is not accredited. क्या है? Which of the above facts is or are correct? Answer B, only 2 is correct, 1 is not correct. ये फैक्चुअल किस्म का है, थोड़ा सा करंट बेस है, तो फैक्चुअल किस्म का है, थोड़ा न्यूज प्रॉपरली पढ़े तो ध्यान में आता है. देख लेते हैं क्या है आंसर. एक्चुअली पीएससी का गाइडलाइन, नया गाइडलाइन बना दिया गया है. उसके हिसाब से कहा गया है कि भाई 1 ईयर अकेडमिक ईयर जरूरी है. मियर 1 अकेडमिक, पहले 6 साल रहते थे, अभी नहीं है ना. ये एक्चुअली नैक के एक्रेडिटेशन के जो प्रोसेस है उसमें बहुत कम कॉलेजेस आ रहे, इसलिए ये फैसला लिया गया है. अब ये जो है टेम्पररी है एक्चुअली, इसी वजह से ये 2 इयर्स तक वैलिड रहेगा. एक इंस्टीट्यूशन जो है एक साथ 2 बार ले सकती है, 2 बार के ऊपर नहीं ले सकती है, यानी 2 साल के लिए ही वैलिड रहता है. उसके बाद उसको बाकी के जो है नैक की प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी. एक्चुअली न्यू जो एनईपी पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें एक्रेडिटेशन पर काफी एम्फासिस दिया गया है. इट एनविसेज दैट द मेगा एक्रेडिटेटिंग बॉडी, वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है, कॉल्ड एज अ नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल. ये रहेगी भाई, है ना. अब नैक यदि देखे तो इट्स ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द यूजीसी एक्ट, और ये क्या करती है कि इवैल्यूएट करती है हायर एजुकेशन को अलग अलग पैरामीटर्स पर, जैसे गवर्नेंस है, स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल वेलबींग्स है, रिसर्च कितने होते हैं वगैरह, ये सब इस पर, और उसके आधार पर उसको ग्रेडेशन देती है. आइदर A++ C, ये ग्रेडेशन वहां का रहता है. देन last question, which of the following is the provision under the Article 44 of the Constitution of India? A, the state shall endeavor to secure for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. B, the state shall endeavor to secure by suitable legislation for the citizen a uniform civil code throughout the territory of India. C, the state shall make a provision of a uniform civil code for the citizens. D, the state shall take steps to make a legislation and implement a uniform civil code throughout the territory of India. दोस्तों इस टाइप का सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए मैंने बनाया है क्योंकि अभी जो उत्तराखंड के सीएम है उन्होंने इस ढंग से ऐलान कर दिया गया है, और वहां पे ये सब चल रहा था कि भाई आर्टिकल 44 के तहत स्टेट गवर्नमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड बना सकता है या नहीं बना सकता, इसी वजह से क्या प्रोविजन है, ये रह सकता है करके मैंने ये दे दिया है. आंसर देख लेते हैं. आंसर इज ए. आंसर क्या है दोस्तों? आंसर इज ए, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हो गई न्यूज़पेपर में कि आर्टिकल 44 और बाकी आर्टिकल्स में क्या डिफरेंस है, और इसी वजह से बहुत सारे उसके कीवर्ड्स पर एम्फासाइज कर दिया गया. अभी ए और बी में देखो क्या फर्क है. ए में क्या बोला है? स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर, इतना बोला है. यहाँ पे दूसरे में स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन. तो इस टाइप का जो स्टेटमेंट है जैसे आर्टिकल 43 में ऐसा लिखा गया है, तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना, ठीक है. न्यूज में मैंने अभी बताया उत्तराखंड के जो सीएम है उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जब यदि सरकार वापस आ जाएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे. अब आर्टिकल 44 में क्या मेंशन है? तो स्टेट एंडेवर ऐसा बोला है. तो स्टेट का मतलब क्या होता है? सो ऑब्वियसली एनी एंटिटी विच कम्स अंडर द आर्टिकल 12, क्योंकि आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है ना. पर्सनल लॉ जो है इसका मतलब पर्सनल लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एंट्री 5 में आता है, ताकि स्टेट भी उसका कायदा बना सके, लोकल बॉडीज भी बना सके और सेंटर भी बना सके. वर्ड मेंशन हियर इज अ यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म बोला है, कॉमन नहीं. यूनिफॉर्म इसीलिए बोला है कि यूनिफॉर्म मीन्स द सेम इन अ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एंड नॉट वन एंड द सेम इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, है ना. तो ये इसी वजह से देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव देयर पर्सनल लॉज और हैविंग देयर टिपिकल कल्चर, लेकिन विद इन द ग्रुप इसका सेग्रीगेशन नहीं हो सकता. जस्ट लाइक आर्टिकल 14, है ना. सिविल का मतलब ये होता है ऑल पर्सनल राइट्स, जो भी इंडिविजुअल राइट्स होते हैं वो है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट है, सेल है, परचेस ऑफ गुड्स है, प्रॉपर्टी, हायरिंग राइट्स है, ये सब रहेगा. कोड का मतलब होता है नॉट अ सिंगल लॉ, इट माइट बी अ बंच ऑफ लॉ और एनी सम लॉ,
है ना, ऐसा ये मीनिंग होता है। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा ध्यान देके पढ़िए। ऑल द बेस्ट।